Assalamu alaikum and good morning everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB exams. तो कल आप लोगों के सामने VLW का सिलेबस JKSSB की तरफ से आया और उसमें आप लोगों ने देखा कि जो जीके पोर्शन है उसी में उन्होंने सीधे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक रखा है। तो इसमें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 to 5 मार्क्स किसमें होंगे, साइंस पोर्शन में 4 to 5 मार्क्स आप लोग VLW के एग्ज़ाम में देखोगे। और लास्ट टाइम और ऑलरेडी हम लोगों ने तीन लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं इस पे, और फोर्थ लेक्चर हमारा चल रहा है ग्रेविटेशन का, जिस पे ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है और आज हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर इस पे होगा। हमने अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज GMM डिवाइड बाई डी स्क्वायर। फिर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ हम लोगों ने पढ़ा था इट इज़ GMM बाई आर स्क्वायर, GMM बाई आर स्क्वायर। तो फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसी की वजह से हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे जो हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे है इस वक्त, दिस इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोगों ने ये भी बोला था, शायद ये पॉइंट में शायद भूल गया था उस वक्त बोलना कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, जो एक तो ये पॉइंट, दूसरा जो टाइड्स और वेव्स हमें देखने को मिलते हैं, थर्ड पॉइंट जो ये मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, मूवमेंट ऑफ मून अराउंड अर्थ, जो ये सारी चीज़ें हैं, दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू द दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फिर हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी इक्वेशन हमें क्या आई थी, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ GM डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने देखा था। आज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे वैल्यू ऑफ G टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G। आज हम वैल्यू ऑफ G को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और हमने ये भी वहाँ पे बताया था कि जो पोल्स होते हैं, इक्वेटर होता है, पोल्स पे रेडियस कम होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, वहाँ पे रेडियस ज़्यादा होता है। That reason acceleration due to gravity at poles is more and acceleration due to gravity at this equator is less। ये हम लोगों ने देखा था। वैल्यू ऑफ G, अब हमें पता है G इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर, और ये भी हमें पता है कि G के किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg डिवाइड बाई रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होल स्क्वायर। ये आप लोगों को पता ही है। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम लिख सकते हैं कैसे, 9.8 मीटर सेकंड, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों के साथ, अब एक सेकंड आप लोग वेट करो। हाँ, ये जो अभी तक आप लोगों को G निकल के आया, जो हमने लिखा GM बाई आर स्क्वायर, दिस वाज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ। अब दो सिचुएशन है हमारे पास। एक, अगर अब हमें देखना होगा, अगर ये अर्थ है विद रेडियस R और फिर सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर और थोड़ी सी हाइट h है, यानी कि टोटल डिस्टेंस, अब जो सेंटर ऑफ अर्थ दिस पॉइंट फॉर एग्जांपल P है, वो है R प्लस H, तो इस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बनेगा, G तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमें पॉइंट P पे देखना है, तो हमें पता है कि हमें पूरे मास ऑफ अर्थ से देखना है, मास ऑफ अर्थ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो M फिर से सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ R स्क्वायर के बदले अब हमें लिखना है R प्लस H का स्क्वायर। ये आप लोगों को पता है यहाँ तक, क्योंकि हाइट अब हमारी थोड़ी सी चेंज हुई, अब सिर्फ रेडियस सरफेस ऑफ अर्थ नहीं है, उससे भी ऊपर H है, तो R के बदले अब R प्लस H। और इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, GM डिवाइड बाई आर स्क्वायर 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर आप लोग, जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, R प्लस H स्क्वायर जो है और R स्क्वायर इंटू 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है। क्योंकि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करोगे यहाँ पे, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करोगे, आप लोगों को क्या आएगा, R स्क्वायर अपना ऐसे ही, R इंटू 1 इज़ R,
इसको डिवाइड है 1 इंटू एच इज एच डिवाइड बाई 1 प्लस आर इज आर, और अपना फिर स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच। अगर अलग अलग स्क्वायर देंगे, न्यूमरेटर को अलग स्क्वायर, डिनोमिनेटर को अलग स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पे क्या बचता है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और वही यहाँ पे भी लिखा है आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दैट मीन्स आर प्लस एच का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे आप लोगों को समझ आया होगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को और ये जो जी है यहाँ पे अगर ये जी था जी एम बाई आर स्क्वायर, फिर जब हम लोगों ने लिखा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यानी कि अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी तो आर डैश आएगा। जी अगर खाली होगा दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन अब हमें हाइट पे निकालना है तो जी डैश आएगा। और जी डैश किसके बराबर आया, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब हमें पता ही है कि जी डैश किसके बराबर है, जो यहाँ पे इतना आया पहले जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमें पता ही है ये किसके बराबर है, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी, फिर क्या बचता है डिवाइड में, ये वाला पोर्शन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या याद रखना है, जी जो जी होगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ उसका कुछ वैल्यू होगा, और उस वैल्यू को डिवाइड हो रहा है इतना कुछ। अब जब किसी वैल्यू को कोई चीज़ डिवाइड होगी तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगा, यानी कि जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई समथिंग। अब जी का वैल्यू जितना भी होगा हमें उसके साथ कुछ नहीं है, लेकिन जी को कुछ डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, वो कम आएगी। दैट मीन्स जी डैश विल बी लेस देन जी। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा कि जब हम सरफेस से ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है कि अब अगर हम इनसाइड अर्थ इसको हम सॉल्व, इसकी डेरिवेशन हम नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि इसको टाइम लगेगा फिर, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर ये रेडियस आर है, लेकिन मुझे अब इनसाइड अर्थ फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट निकालना है, पॉइंट पी पे अगर मुझे निकालना है, पॉइंट पी पे मुझे पता है ये सारा आर था, लेट दिस इज डी, यहाँ से यहाँ तक ये डी है, फिर जो बचता है इतना, जो इतना ये बचता है इतना, जो मैं येलो से दिखाऊंगा, जो ये बचता है इतना, ये कितना बचेगा, ये कितना है फिर आर माइनस डी, आर माइनस डी। और जब पहला केस जब हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर गए उस वक्त हम लोगों ने बोला कि जी जो है वो सेम रहेगा, एम भी सेम रहेगा, सिर्फ हाइट चेंज हुई तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर हम लोगों ने लिखा था। लेकिन इस वक्त जब हम इनसाइड सरफेस ऑफ अर्थ जाएंगे जी डैश विल भी, जी तो सेम रहेगा कांस्टेंट, लेकिन अब मास भी चेंज होगा, क्योंकि एम तो मास था जब पूरा अर्थ था, लेकिन इस वक्त हमारे पास कम ही पार्ट है अर्थ का, जो मैंने ग्रीन से दिखाया, सिर्फ इतना ही मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इतना ही मास होगा। तो मुझे यहाँ पे जब इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ जाऊँगा तो एम डैश भी चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाई जो हमारा ये है इस वक्त रेडियस है वो है आर बाई डी का होल स्क्वायर। और इसकी अब डेरिवेशन, क्योंकि अब हमें इसमें फिर मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी की, इसकी मास की ये निकालनी है इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी, वो लेंथी हो जाएगा। और आप लोगों को वहाँ पे जेकेएसएसबी में डिराइव तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को याद रखना है लास्ट पे कि जब हम सरफेस के अंदर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज बी लेस देन जी। दैट मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हम ऊपर किसी हाइट पे जाएंगे या सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हम नीचे आएंगे टू इनसाइड ऑफ अर्थ, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इस पे अब अगर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे आप लोगों के सामने क्वेश्चन एक ऐसा है कि a car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल किसी हाइट से एक गाड़ी गिर गई, किसी हाइट एज से गाड़ी ये गिर गई और इस गाड़ी को ऊपर से नीचे आने में 0.5 सेकेंड्स लगे, गाड़ी को नीचे आने में 0.5 सेकेंड्स लगे। और क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट जी इज इक्वल टू 10।
हम लोगों ने देखा 10 नहीं था, 9.8 ही था, लेकिन इसने बोला है फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस इसने जी को रखा है 10 मीटर पर सेकंड। अब इसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है वो है स्पीड क्या होगी इस गाड़ी की जब ये गिर गई, ऊपर से गाड़ी ये गिर गई, जब ये नीचे ज़मीन पे पहुंचेगी ये किस स्पीड से ज़मीन को स्ट्राइक करेगी। तो आप लोगों ने इसमें मोशन में पढ़ा था v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये आप लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन के बदले हमें क्या लिखना है, v इज इक्वल टू u प्लस GT, ये आप लोगों को पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो गाड़ी गिर रही है किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स अर्थ, और उसी डायरेक्शन में इसको फोर्स भी है और उसी डायरेक्शन में ये गिर भी रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा। वरना अगर ये गाड़ी ऊपर जाती, मतलब फॉर एग्जांपल किसी कंडीशन से गाड़ी अर्थ से ऊपर जाती, तो फिर हमें यहाँ पे माइनस लेना था, लेकिन अब गाड़ी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो u प्लस GT, ये आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब देखो v इज इक्वल टू u प्लस GT, हमें पता है हमें v वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल v है हमारी, पता है ना ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी मतलब जब ये ज़मीन को स्ट्राइक करेगी तब ये, क्योंकि ये हम लोगों ने मोशन में अच्छे से पढ़ा है इसलिए मैं इसको यहाँ पे कम बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मोशन के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उनकी लेक्चर्स देखो। v है फाइनल वेलोसिटी जो हमें निकालना है कि किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है जब गाड़ी गिरेगी। आप लोगों को याद रखना है कि जब स्टार्टिंग में गाड़ी गिरेगी तो पहली इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बताऊंगा। अगर मैं किसी बॉडी को अर्थ से ऊपर थ्रो करूंगा तो ये बॉडी खुद ऊपर नहीं जा सकती अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट मीन्स मुझे कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसको देनी होगी, यानी कि u कुछ होगा, u कभी 0 नहीं होगा जब मैं बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ। लेकिन बॉडी जब किसी फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगी, एट सम पॉइंट बॉडी एक जगह रुक कर वापस आएगी, क्योंकि फॉर एवर बॉडी ऊपर तो स्काई की ओर नहीं जाएगी, किसी पॉइंट पे ये रुकेगी। यानी कि अगर बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे, अर्थ से टुवर्ड्स स्काई फेंकेंगे, तो याद रखना कि इनिशियल वेलोसिटी कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी बॉडी कभी ऊपर जाएगी नहीं। हमें पहले कुछ वेलोसिटी इसको देनी है तब जाके बॉडी ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जाएगी तो किसी पॉइंट पे जो हमने वेलोसिटी दी थी वो खत्म होगा उसका इफेक्ट, तो फिर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अब अगर बॉडी को हम ऊपर से ही ड्रॉप करेंगे तो याद रखना बॉडी को अगर हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे, जो इनिशियल वेलोसिटी उस वक्त होगी, इनिशियल वेलोसिटी उस वक्त जो होगी, उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कभी 0 नहीं होगी। ये आप लोगों को याद रखना होगा यहाँ पे। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो फाइनल वेलोसिटी है हमारी वो हमें कैलकुलेट करनी है, v इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसने 10 बोला है, एंड टाइम कितना है 0.5, यानी कि v कितना आएगा 10 इंटू 0.5 दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड। ये पहला पार्ट था इसका कि हमारा जो v निकल के आया वो है 5 मीटर पर सेकंड। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसकी क्या है ड्यूरिंग 0.5 सेकंड्स। इसकी जब ये गाड़ी गिर गई तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एवरेज स्पीड को हम कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि जो एवरेज स्पीड वो है टोटल डिस्टेंस, बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इन टोटल टाइम। अब हमें पता है कि टोटल टाइम तो है 0.5 सेकंड इसको लगा, लेकिन अभी डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो हम इस पार्ट को ऐसे ही रखेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हाइट कितनी है। गाड़ी जब गिर गई ऊपर से, जब गाड़ी ऊपर से गिर गई इन टाइम 0.5 सेकंड्स, तो हाइट क्या है। हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। एक्सेलरेशन के बदले हम यहाँ पे g लिखेंगे s। अब आप लोगों को पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा। v हमारा क्या निकल के आया अभी 5 स्क्वायर कितना हुआ 25 इंटू 2 एक्सेलरेशन 10 इंटू s, तो s किसके बराबर आएगा 25 डिवाइड बाई 20 दैट इज 5/4। s हमारा क्या है हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है 5.4 मीटर। अब s हमारा आया 5.4 मीटर, तो हम इसमें यहाँ पे यूज़ करेंगे 5/4 डिवाइड बाई 0.5, वही हुआ 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 0.5, वो हुआ 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 0.5 होता है 2, 5 डिवाइड बाई 2 होता है 2.5 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा और ऐसे उनको सॉल्व करना होगा आपको। अब इसके बाद
आप लोगों को क्या याद रखना है। अब इसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लेनेटरी मोशन। तो इसके लिए आप लोगों को क्या याद रखना होगा। पहला ये मॉडल जो दिया गया था कि प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, तो उसके लिए प्लैनेट्स की मोशन क्या है, उसके लिए जो पहला मॉडल दिया गया था इसका नाम था जियोसेंट्रिक मॉडल। और ये किसने दिया था, ये टॉलेमी ने दिया था अबाउट 2000 ईयर्स एगो। और इसने क्या बोला था, ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अगर होगा, फॉर एग्जांपल स्टार्स है हमारे पास, सन है, प्लेनेट है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो है वो क्या करता है, ऑल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, हर कोई रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ। ये किसने बोला था, ये टॉलेमी ने बोला था 2000 ईयर्स एगो। और इस मॉडल का नाम रखा गया था जियोसेंट्रिक मॉडल। और इसके बाद फिर दूसरा आया हीलियोसेंट्रिक मॉडल। और ये किसने दिया था, आर्यभट्टा ने दिया था। ये क्या, हीलियोसेंट्रिक मॉडल। इसके अकॉर्डिंग क्या था, सन वाज द सेंटर अराउंड विच द प्लैनेट्स रिवॉल्व्ड। जो जियोसेंट्रिक मॉडल था उसने बोला था कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होगा, लाइक स्टार्स, सन हो, प्लैनेट्स हो, कुछ भी हो, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड अर्थ। लेकिन जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था आर्यभट्टा ने, उसने बोला था कि जो सन है वो सेंटर है और इसी के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद निकोलस कोपरनिकस आया, उसने भी एक डेफिनेटिव मॉडल दिया। और उसने क्या बोला कि जो प्लैनेट्स है ये तो मूव करते हैं अराउंड सन, लेकिन इन ए सर्कल। ये किस मोशन में करते हैं, सर्कल में। और इसके बाद लास्ट में टाइको ब्राही आया फ्रॉम डेनमार्क। उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया प्लैनेट्स की मोशन विद नेकेड आई थ्रू आउट हिज लाइफ। पूरी लाइफ उसने अपनी आंखों से देखा कि प्लैनेट्स की मोशन कैसे प्लैनेट्स मोशन करते हैं। पूरी लाइफ उसने अपने नेकेड आई से ये चीज़ देखा। और उसका एक असिस्टेंट था जिसका नाम था जोहानस केपलर। और फिर उसी केपलर ने एक्सट्रैक्ट किए 3 लॉज अबाउट दीज प्लैनेटरी मोशन। उसने 3 लॉज दिए जो फेमसली उनको कहा जाता है केपलर्स लॉज। तो ये आप लोगों को पहले याद रखना होगा कि प्लैनेटरी मोशंस के कौन कौन से मॉडल आए। जियोसेंट्रिक मॉडल जिसमें बोला गया कि हर एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है। फिर हीलियोसेंट्रिक मॉडल, उसमें बोला गया था कि सन सेंटर है और इसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। निकोलस कोपरनिकस ने भी यही बोला कि सन सेंटर है और इसके अराउंड क्या, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इन्हें दिस किस इसमें करते हैं, इन सर्कल्स। फिर उसके बाद टाइको ब्राही आया था। जो ये टाइको ब्राही डेनमार्क का था, ये बराबर उसी टाइम आया था जिस टाइम गैलीलियो मतलब प्रेजेंट था। उसी के दौर में ये भी आया था। और इसने क्या किया, इसने अपनी नेकेड आईज से प्लैनेट्स की मोशन थ्रू आउट हिज लाइफ को ऑब्जर्व किया। और उसने लेटर ऑन उसका जो असिस्टेंट था केपलर, उसने 3 लॉज दिए किसके अबाउट दिस प्लैनेटरी मोशन। और उसमें जो पहला ही लॉ है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट। और लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, ऑल प्लैनेट्स मूव इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी ऑफ इलिप्स। इसने बोला कि सर्कुलर पाथ में ये नहीं करते हैं, बट इलिप्टिकल पाथ ऐसे होता है, इसी के ऐसे ही। मतलब अगर यहाँ पे सन है तो जो मूवमेंट होगी प्लैनेट्स की वो ऐसे होगी इलिप्टिकल पाथ में। यानी कि कभी प्लैनेट जो होगा वो सन के बहुत नज़दीक होगा और कभी प्लैनेट सन के बहुत दूर होगा। और अगर हम यहाँ से यहाँ एक एक्सिस यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से यहाँ एक एक्सिस हम डालेंगे, जो ये वाला यहाँ से यहाँ ये हमारे पास मिलता है और यहाँ से यहाँ जो हमारे पास ये मिलता है, इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। ये पहला लॉ था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। फिर उसके बाद जो दूसरा लॉ था वो था लॉ ऑफ एरियाज। दूसरा लॉ जो था वो लॉ ऑफ एरियाज था। अब देखो लॉ ऑफ एरिया का मतलब क्या है। अब हमें पता है कि यहाँ पे सन है, ये सन है और ये प्लैनेट्स इसके अराउंड इलिप्टिकल पाथ में ये करते हैं रन। कभी प्लैनेट यहाँ होगा, कभी प्लैनेट यहाँ पे होगा। अब देखो इसने क्या बोला था, अगर प्लैनेट यहाँ पे है तो यहाँ से प्लैनेट ये मैं रेड से दिखाऊंगा। अगर प्लैनेट यहाँ से है फिर प्लैनेट यहाँ पे गया, ये जो एरिया इसने यहाँ पे कवर किया, इसने क्या बोला था कि जो ये एरिया यहाँ पे करे इक्वल, ये एरिया जो यहाँ पे स्वीप करेगा, एरिया जो कवर करेगा,
ये कवर करेगा इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आप देखो इसका क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जांपल इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम 2 सेकंड, इसको यहाँ पे लगे इतना एरिया कवर करने में। अब अगर ये जो यहाँ से यहाँ तक ये चला 2 सेकंड में, अगर ये यहाँ से भी इस साइड से भी इतना ही चलता, 2 सेकंड में इतना ही चलता जितना ही यहाँ से चला, ये इतनी डिस्टेंस यहाँ से भी करता, तो क्या ये एरिया सेम होता? ये कभी सेम नहीं होता ये एरिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यहाँ जो 2 सेकंड में इसने एरिया यहाँ पे कवर किया, वो क्योंकि ये एरिया इस वक्त इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये दूर है सन से, तो ज़्यादा एरिया इसको ये यहाँ से ये इन्हीं 2 सेकंड्स में इसको ज़्यादा चलना होगा। अगर ये फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, तभी जाके जो ये 2 एरियाज हमारे पास आए ये क्या होंगे? ये सेम होंगे, क्योंकि इसने यही बोला द लाइन दैट जॉइन्स एनी प्लैनेट्स टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये 2 एरिया, अगर यहाँ पे भी ये 2 सेकंड में चला, यहाँ पे भी 2 सेकंड में चला, जितना ये 2 सेकंड में यहाँ पे एरिया कवर करना चाहिए यहाँ पे भी कवर करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एरिया में आप लोगों को देखो लेंथ कितनी ज़्यादा है और यहाँ पे लेंथ कम है। दैट मीन्स यहाँ पे इसको इक्वल एरिया कवर करने के लिए, मतलब ये एरिया और ये एरिया सेम होने के लिए यहाँ पे इस साइड से इसको फास्टर चलना होगा सन प्लेनेट को अराउंड सन। यही रीज़न है कि जब प्लेनेट नज़दीक होता है सन के तब ये तेज़ चलता है एज कंपेयर टू जब ये प्लेनेट दूर होगा। क्यों? क्योंकि एरिया इट कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये दूसरा लॉ था। और फिर थर्ड लॉ था कि जो टाइम ऑफ जो इस प्लेनेट को इसके अराउंड टाइम लगता है इसमें रेवोल्यूशन में, इसको हम थर्ड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये इसको टाइम लगता है प्लेनेट को अराउंड सन इसमें रेवोल्यूशन में, उस टाइम पीरियड का अगर हम स्क्वायर लेंगे ये प्रोपोर्शनल होता है टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। अभी मैंने बोला सेमी मेजर एक्सिस, अगर ये है इलिप्टिकल पाथ, फिर अगर ऐसे हम यहाँ से ये 2 पॉइंट्स कवर करेंगे, यहाँ से ये 2 पॉइंट्स, जो सेंटर से फिर अगर सेंटर ओ है, ये ए है, ये बी है, ओ ए भी हमारी सेमी मेजर एक्सिस है और ओ बी भी हमारी सेमी मेजर एक्सिस है। इसने यही बोला कि स्क्वायर ऑफ दिस टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। आप लोगों ने याद रखा कि केपलर ने बोला पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑल प्लैनेट्स मूव इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये पहला था। दूसरा था लॉ ऑफ एरियाज कि जो प्लैनेट है ये इक्वल एरिया कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फिर हम लोगों ने क्या बताया कि जब इसको यहाँ पे कवर करना होगा, सिंस ये बहुत दूर है, 2 सेकंड में जितना ये चलेगा ये एरिया बहुत ज़्यादा कवर करेगा। अगर नज़दीक में भी ये इतना ही डिस्टेंस ये कवर करता, फिर एरिया सेम नहीं होता। तो एरिया को सेम रखने के लिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा चलना होगा। दैट मीन्स जब ये अर्थ के नज़दीक होगा तो इसको फास्टर, जब प्लैनेट इसके सन के नज़दीक होगा तो इसको फास्टर चलना होगा टू सो दैट एरियाज विल बी इक्वल। और फिर लॉ ऑफ पीरियड लास्ट वाला क्या था? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। ये 3 लॉज है किसके? केपलर्स लॉ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लेक्चर्स हमारे कंटिन्यूसली आप देखिएगा। इस वक्त एप्टीट्यूड के हमारे वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं, हमारे इसके रीजनिंग के वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं और साइंस पोर्शन के वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।